सो देखो, लास्ट जो लेक्चर हम लोगों का अभी जस्ट कंप्लीट हुआ उसके अंदर हम लोग वर्किंग सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो व्हाट वी मीन बाय वर्किंग सेट, क्या बोला मैंने आपको कि वर्किंग सेट में क्या होगा कि हम लोग सेट ऑफ पेजेस जो अभी आप यूज कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग सेट बोलेंगे, है ना? मैंने वही बोला, सेट ऑफ पेजेस दैट आर करेंटली यूजिंग योर सिस्टम फॉर सम प्रोसेस एग्जीक्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग सेट। अब वर्किंग सेट के साथ अगर मैं क्लॉक ऐड कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या रहेगा? कॉमन सेंस वाला बात है। वर्किंग सेट है एंड दैट वर्किंग सेट आई एम एडिंग अ क्लॉक। सो वो क्लॉक से बेनिफिट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या बेनिफिट होगा क्लॉक से? व्हाई डू वी रिक्वायर अ क्लॉक? टू मेंशन कि ओके कौन सा पेज कितने टाइम से प्रोसेस में है, कौन सा पेज कभी कंप्लीट करेगा अपना टास्क, और कौन सा पेज कभी दूसरे को जगह देगा। सो अगर मैं बोल रहा हूँ वी हैव मल्टीपल पीपल हु आर वेटिंग फॉर द रिसोर्सेस, अब मैंने क्या बोला है, वी हैव अ वर्किंग सेट जहाँ पे आप देख लो कि अभी सपोज कि आपके पास एक ही नोट्स है एंड आप और अपना आपका फ्रेंड दोनों अगर वो सेम नोट्स रेफर करने वाले हो, तो अभी क्या होगा कि सपोज अगर ओएस का एक ही नोट्स बनाया हम लोगों ने, तो जब तक मैं ओएस का नोट्स रेफर कर रहा हूँ तब तक मेरा फ्रेंड जो है वो कोई दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स रेफर करेगा। तो अभी उसने वर्किंग सेट बनाया ना, वर्किंग सेट में क्या बोला है कि चलो जो फर्स्ट यूनिट के नोट्स है वो मैं रेफर कर रहा हूँ टेम्पररी, यू कंटिन्यू विद सेकेंड यूनिट, जैसे ही तेरा सेकेंड यूनिट हो जाएगा यू हैंड इट ओवर दैट सेकेंड यूनिट टू मी, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। गेटिंग? सो वो क्या हो गया, कोई एक पेज हम लोगों ने रिजर्व करके रखे एंड उसके बाद क्या होगा, वंस वी आर डन विद दोस पेजेस वहां पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाई होगा एंड वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट नाउ पेज रिप्लेसमेंट। सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स है पेज रिप्लेसमेंट, जो एग्जिस्टिंग पेजेस है उसको रिप्लेस करके नए पेज लेके आओ जो अभी हम लोग को काम किया है, और जो हम लोग का टास्क हो गया उसको सिस्टम के बाहर निकाल दो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय पेज रिप्लेसमेंट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, WS, that is working set clock page replacement algorithm, is not it's not really a natural outgrowth of the idea of working set. It's a rather somewhat arbitrary hodgepodge। मतलब ऐसे ही हम लोगों ने समझने के लिए एक आइडिया निकाला था, इंडिपेंडेंट आइडिया है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग सेट जो है उसी को हम लोगों ने आगे इम्प्लीमेंट करके उसका एडवांस वर्जन निकाला है, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फर्स्ट आपको क्या बोला है, इट वर्क्स प्रीटी वेल, ठीक है, क्योंकि वर्किंग सेट में हम लोगों ने क्या किया, क्लॉक सेट कर दिया। अब आप देखो कि मैं अगर किसी को, आप सबके बीच में अगर मैं कोई रिसोर्सेस शेयर कर रहा हूँ, अब कौन सा रिसोर्स किसके टाइम किसके पास कितने टाइम के लिए रहेगा, अगर ये हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोगों ने कोई एक रिसोर्स XYZ पर्सन को दिया है, अब उसके पास से वापस कब लेना है ये मुझे पता ही नहीं है। तो ड्रॉबैक क्या होगा कि हम लोग कोई एक के पास बहुत ज्यादा ही हम लोग कोई रिसोर्स रख देंगे और किसी एक के पास हम लोग बहुत कम रिसोर्स रखेंगे। तो उससे क्या होगा, कोई कोई पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोई रिसोर्सेज मिल जाएंगे और कोई पर्सन को रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं। सो इट्स बेटर इफ वी कैन कीप अ क्लॉक। क्लॉक से क्या होगा, हर किसी को पता रहेगा कि किसको कितने रिसोर्सेस कितने टाइम के लिए मिलने वाले हैं। So the individual ideas are interesting. Hodgepodge are more common and more important when generally talk about the OS. जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ओके हम लोग यहाँ पे मेनली कोई एक पैटर्न अप्लाई करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये सारे जो पेजेस है उसको एक प्रॉपर वे में डाल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला, improvement of working set page replacement algorithm, pages are put in a circular list like a clock। ध्यान से देखो, मैं आपको एक बार वापस शेयर करता हूं जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा, वो सेम पॉइंट जहां पे हम लोगों ने क्या बोला, पेजेस आर रिप्लेस्ड, सॉरी, पेजेस आर प्लेस्ड इन अ क्लॉक मैनर। जस्ट 1 मिनट। सो आपके पेजेस जो है वो क्लॉक मैनर में आ रहा है लाइक दिस। ओके, वर्किंग सेट
क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, ABCD ये क्लॉक मैनर में रखा हुआ है, याद रखो। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। नोट्स में वो डायग्राम नहीं है, ड्रॉ कर लेना, लिंक कर लेना कि ये डायग्राम कहाँ पे आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैं ये सेम जो फोटो है वो मैं चैट में भी पोस्ट करता हूँ तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब वापस हम लोग अगर अपने नोट्स पे आए, ये डायग्राम आई होप सबको समझ में आया, मैंने वो सेम नोट्स में ऐड किया है। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो पेजेस आर पुट इन अ सर्कुलर लिस्ट लाइक अ क्लॉक, बराबर है। फॉर ईच एंट्री टाइम ऑफ लास्ट यूज्ड फील्ड एंड यूज ऑफ द रिसेंट बिट आर इज चेक्ड। So for an entry, if R is 1, page is not removed. R bit is set to 0 and clock hand is moved to a next page. So यहाँ पे क्या बोला है, देखो R अगर 1 है तो मतलब पेज इज नॉट रिमूव्ड, पेज अभी भी सिस्टम में रहेगा, उसका काम चालू है। जैसे ही मैंने R बिट को 0 पे सेट कर दिया, ठीक है, क्या होगा, क्लॉक हैंड इज मूव्ड टू अ नेक्स्ट पेज। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास ये क्लॉक है। ओके, अब सी का जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू देखो, आर वैल्यू क्या बोला है, R1 क्लियर आर एंड एडवांस द हैंड, R0 इवेक्ट द पेज। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, आर का वैल्यू अगर 1 है मतलब ये जो पेज है वो अपने जो भी रिसोर्सेस है, अपना जो भी काम है वो कर रहा है। जैसे ही इसका काम हो गया, मैंने आर का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया, सॉरी 1 से 0 कर दिया। तो जैसे ही मैं 0 करूंगा, ये वाला पेज जो है वो सिस्टम के बाहर निकल जाएगा और ये जो एरो है, ये क्लॉक है मेरा, वो अभी 2 o'clock से 3 पे आ जाएगा, है ना। डी डी कहाँ पे, 3 o'clock के पोजीशन पे। अब डी वाला जो पेज है इसका आर्बिट जो है वो क्या होगा, 1 होगा, बराबर है। अब ये जो आर्बिट जो है ये 1 कब तक रहेगा, जब तक वी कंटिन्यू विद देयर प्रोसेस। जैसे ही ये प्रोसेस का आर्बिट 1 होगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ये पेज को बाहर निकाल दो, देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, 4 o'clock पे जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको वो ही बोला है, आर का वैल्यू 1 है, क्लियर आर एंड एडवांस द हैंड, है ना। आर 0 है, इवेक्ट द पेज। सो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, वही सेम। तो अभी अगर इसका वैल्यू 1 है मतलब कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे एडवांस हैंड चालू रहेगा। जैसे ही इसका वैल्यू 0 हो गया, इसको बाहर निकाल दो, यहाँ पे आ गए, इसका वैल्यू 1 है, कंटिन्यू विद दिस, है ना। सो ये सेम पैटर्न जो है ये कंटिन्यूअसली सर्क्यूलर मोशन में चलते रहेगा। दिस इज द क्लॉक पैटर्न, WS क्लॉक पैटर्न। सो देखो यहाँ पे वही बोला है, फॉर एन एंट्री इफ R वैल्यू 1, पेज इज नॉट रिमूव्ड बट R bit set to 0 and clock hand is moved to a next page. So क्या होगा, जैसे ही R का वैल्यू 0 किया, आपका जो पेज है वो पहला वाला पेज जो है वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद वाला पेज जो है उसके ऊपर पॉइंटर चले जाएगा। If R is 0 and age is calculated by current virtual time minus time of last use. ध्यान से सुनो, करंट वर्चुअल टाइम मतलब अभी वो पेज कितने बार यूज हुआ था एंड लास्ट टाइम कब वो यूज हुआ था। सो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एज इज ग्रेटर देन टी देन द पेज इज नॉट इन अ वर्किंग सेट एंड इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू पेज। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जब आपके पास रैम होता है, सारे पेजेस आपके, अब पहली बात तो याद रखो ये जो भी हम लोग पेजेस की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये नोट्स है, ठीक है। सो ये नोट्स जो है वो 82 पेजेस का है, मतलब 82 पेज कंबाइन करके हम लोग का ये एक एक दो यूनिट्स के नोट्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे ये सारे पेजेस जब मैं कंबाइन करूंगा कोई एक सीक्वेंस में, तभी तो वापस आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे। लेकिन ये सारे नोट्स एक साथ मैं यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ ना। तो फिलहाल मेरे पास पेज नंबर 5 जो है वो यूज में है। मतलब पेज नंबर 5 के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इन बिटवीन यहाँ पे पेज नंबर 5 पे काम करते करते मुझे वापस रेफरेंस की जरूरत पड़ती है ऑफ दिस डायग्राम, तो मैं वो पेज से वापस दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, दूसरे एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ, बराबर है। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने
कोई कोई जो पेजेस है उस पे हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं, जहां से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, कुछ एग्जीक्यूशन करेंगे, कोई डायग्राम समझेंगे, एंड अगेन फिर विल बी बैक टू आवर ओरिजिनल पेज, दैट इज दिस पेज। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी हम लोग के पास ये जो सर्कुलर मोशन में हम लोग कोई पेजेस को रेफरेंस कर रहे हैं, ये सारे पेजेस आपका जो भी ऑपरेशन चल रहा है ना, ये जो भी डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, जो भी पैटर्न या टेक्निक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे वर्क कहाँ पे हो रहे हैं? रैम के ऊपर। और ये वर्क क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव मल्टीपल पेजेस ऑन आवर सिस्टम, एंड यहाँ पे कौन सा पेज कौन सा सिस्टम पे कब तक रहेगा, कब हम लोग उसको बाहर निकालेंगे, उसके जगह पे नया पेज कभी हम लोग यूज करेंगे। अब बाहर निकालने का मतलब वापस हार्ड डिस्क पे भेजना नहीं होता है। आपके पेजेस जो रैम पे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? हार्ड डिस्क से आ रहे हैं, है ना। ये मैंने जो पीडीएफ फाइल ओपन किया है, ये मेरे हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर्ड है, कोई तो एक फोल्डर में, कोई तो एक लोकेशन पे। अब वो फोल्डर वो लोकेशन मुझे समझने के लिए है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी एड्रेस से याद रखता है, नॉट विथ कि डी या ई ड्राइव के अंदर वी हैव एफ आई बी एस सी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर वी हैव एन एम, एंड उसके अंदर आपकी नोट्स है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टोटली अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब ये फाइल मैंने ओपन किया, तो ये जो फाइल है और इसके ये सारे जो 82 पेजेस है, ये वन बाय वन अलग अलग लोकेशन से वापस कहाँ पे कंबाइन होके आ गए? ऑन अ रैम। अब ये इसमें से सारे पेजेस, अब देखो मैं ये इसमें से सर्टेन पेज यूज कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से पेज नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये तीन ही पेज सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और बाकी के जो पेजेस है ना, दे आर अनयूज्ड पेजेस फॉर नाउ। बराबर है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग एज कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने टाइम से आपके जो पेजेस है, ये जो 82 पेजेस में से पेज नंबर 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, ये तीन पेज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जिसमें से अभी फिफ्थ पेज के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और बाकी के जो पेजेस है वो यूज ही नहीं हुए अब तक एक भी बार। तो अगर यूज ही नहीं हुआ है, और अगर मैं कोई दूसरा एप्लीकेशन अगर ओपन करने की ट्राई करूंगा, तो क्या होगा? हम लोग अगेन उसको क्या करेंगे? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये देखो वही है ना। सो वंस आई रिप्लेस रिमेनिंग 82 पेजेस, फिफ्थ एंड सिक्स पेज रहने दो, एंड रिमेनिंग पेज में रिप्लेस करके आई कैन ऐड सम न्यू पेजेस एट दिस प्लेस। सो क्या होगा कि दिस विल हेल्प मी टू रिड्यूस माय बर्डन एज वेल एज फ्री अप द स्पेसेस which is reserved by some unused pages, जो हम लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे। if in future if it is required then I'll update it again here, है ना। अभी तो जरूरत नहीं है, तो अभी हम लोग उसको क्यों सिस्टम में या मेमोरी में स्टोर रखें? ये हम लोग का मेन पॉइंट है। सो यहाँ पे हम लोग वही बात करें, फॉर एंट्री इफ आर इक्वल टू 1 पेज इज नॉट रिमूव्ड, आर बिट इज सेट टू 0 एंड द क्लॉक हैंड मूव टू अ नेक्स्ट पेज। देखो ध्यान से, अगर आर को अगर मैं 0 पे सेट करूंगा तो क्या होगा? क्लॉक हैंड, क्लॉक हैंड मतलब आपका क्लॉक में जैसे वो मिनट्स वाला, आवर्स वाला जो एक ये रहता है, वो क्या होगा? वो नेक्स्ट फाइल के ऊपर मूव होगा। अब वो जिसको पॉइंट करेगा, अगर वो 2 o'clock पे पॉइंट कर रहा है, तो 2 o'clock पे जो पेज है वो प्रोसेस में आ रहा है। 3 o'clock पे पॉइंट करेगा तो वो आएगा। 4, 5, 6, 7, 8, ये सेम पैटर्न चलते रहेगा। सो इफ आर 0 एंड एज इज कैलकुलेटेड, अब एज कैसे कैलकुलेट होगा? करंटली वो पेज वर्चुअल मेमोरी में, करंट वर्चुअल टाइम मतलब हम लोग रैम पे वो कभी आया, उसके हिसाब से हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे। और रैम पे वो आया, सपोज जब से लेक्चर चालू हुआ है हम लोगों का 6:45, तब से वो रैम पे आया, लेकिन उसका जो लास्ट यूज टाइम है वो 7 o'clock ही है, एंड उसके बाद नाउ इट्स 8 o'clock, और एक भी बार वो यूज नहीं हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे? इफ एज is greater than time, then page is not a working set। तो एज क्या है उसका? एज कितना हुआ? 6:45 से आया, अभी 8 o'clock हुआ है, तो एज कितना हो गया उसका? 6:45 से 7:45, 1 hour। 7:45 से अगर मैं देखूंगा हम लोगों का 1 hour and 15 minutes, 16 minutes से वो है।
एंड हम लोगों ने लास्ट उसको जो यूज किया था वो कभी किया था, 7 o'clock को किया था, बराबर है, मतलब 1 hour बिफोर हम लोग वी हैव यूज्ड इट। सो आप देखो कि वो जो हम लोग के पास पेज जो है वो 1 hour 15 minutes है, एंड सिर्फ एक बार हम लोगों ने बिफोर 1 hour वी हैव यूज्ड इट, या before 60 minutes. So the page is in the memory from last 90 minutes and we have used it before 60 minutes. So इसका मतलब एज उसका बड़ा हो गया, तो मतलब वो अभी वर्किंग सेट में नहीं है, रिप्लेस इट बाय द न्यू पेज। और ये रिप्लेसमेंट जो होगा वो ये पेज को उठा के हम लोग कहाँ पे रख देंगे, टेम्पररी स्वैप मेमोरी पे रखेंगे। इसको वापस हम लोग हार्ड डिस्क पे उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे घर पे नहीं भेज रहे इसको, ठीक है। जैसे आप देखो कि हम लोग एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, सो अगर जो प्लेस पे मुझे एग्जाम कंडक्ट करना है वहां पे अभी अगर प्लेस खाली नहीं है तो मैं स्टूडेंट्स को उठा के एक टेम्पररी दूसरे क्लास में शिफ्ट करूंगा, दैट इज द स्वैप मेमोरी। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनको ही सिर्फ मैं वो रूम में बिठाऊंगा, है ना, जिनके साथ सपोज वाइवा चल रहा है। एंड रेस्ट ऑल विल बी एडजस्टेड इन ऑन अ स्वैप मेमोरी सो दैट रैम मेरा फ्री रहे। सो यहाँ पे वही बोला, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू टाइम, मतलब अगर मैंने उसको 5 मिनट्स पहले ओपन किया एंड 5 मिनट्स पहले आई एम ऑल्सो एक्सेसिंग इट, देन पेज इज इन द वर्किंग सेट, है ना। और वो आपका स्वैप मेमोरी पे मूव नहीं होगा, क्योंकि करंटली अब ये देखो वी आर यूजिंग पेज नंबर 5, सो आई हैव ओपन दिस पेज नंबर 5 at 6:45, and at this point of time also I am accessing data from this. That means age and time both are equal, ठीक है। जब से चालू हुआ है तब से ये पेज ओपन भी है और ये यूज में भी है अभी, तो एज एंड टाइम बोथ आर ओपन एंड क्लॉक हैंड इज मूव टू नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग कंटिन्यूअसली इसको वर्कआउट कर रहे हैं। सो अगेन वर्किंग सेट क्लॉक इज बेस्ड ऑन लीस्ट रिसेंटली यूज्ड and the working set to both give good paging performance and can be implemented efficiently. Then उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या बोला है, आई नोड्स एंड लिंक लिस्ट एलोकेशन। आई नोड्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स नोड्स, बराबर है, इंडेक्स नोड्स। एंड उसके आगे आपको क्या बोला है, लिंक लिस्ट एलोकेशन। अब इंडेक्स नोड्स, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड इंडेक्स नोड्स, आपके बुक में कहीं पे भी इंडेक्स नोड्स क्यों रहता है ना। सो आपको सबको पता है इंडेक्स नोड्स क्यों रहेंगे। इंडेक्स नोड्स के बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा, बराबर है, क्योंकि आपको अगर कोई एक चीज क्विकली अगर फाइंड आउट करना है तो वो टाइम पे आपको क्या लगेगा, इंडेक्स नोड्स ही लगेंगे। सो यहाँ पे भी हम लोग वही बता रहे हैं कि आई नोड्स एंड लिंक लिस्ट नोड्स जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होगा। सो आपको यहाँ पे क्या बोला कि हम लोग के पास जो इंडेक्स नोड्स है एंड उसके साथ लिंक है। लिंक का मतलब क्या हो गया, लिंक मतलब ये क्रिएटेड अ लिंक, है ना। लिंक लिस्ट अलोकेशन मतलब मैं एक लिंक बना दूंगा क्योंकि इसके बाद ये पेज आएगा, इसके बाद ये पेज आएगा, इट्स लाइक दैट। तो अभी वो कभी कौन सा पेज आएगा, हाउ वी विल बी कम टू नो कि ये लिंक लिस्ट काम कैसे करेगा। तो उसके लिए आपको लिंक लिस्ट कैसे वर्कआउट होता है वो समझ में आना चाहिए, बराबर है। लिंक लिस्ट सबसे पहले अगर लिंक लिस्ट समझेगा यहाँ पे कैसे वर्कआउट हो रहा है तो फिर इसके आगे का पॉइंट समझेगा। सो लेट्स जस्ट क्विकली टेक अ लुक एट हियर। देखो हम लोग के पास क्या है, लिंक लिस्ट है, ओके। अब लिंक लिस्ट में होता क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या बोला है, दिस इज द एरे। जैसे एरे काम करता है, एरे का मतलब क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ सम सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स और अ डेटा, इसको एरे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एरे का मतलब ये होता है। सो एज यू कैन सी हियर हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ डेटा हेड है, नेक्स्ट कौन सा डेटा आएगा वो दिया है, नेक्स्ट बी है, बी के बाद कौन सा डेटा आएगा उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डेटा एंड उसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। देन यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट जो है इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट बी आएगा तो उसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। देन बी है, बी दिस इज आवर डेटा इसके साथ में। देन उसके बाद में यहाँ पे ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें वी हैव प्रोवाइडेड एड्रेस ऑफ सी।
देन हम लोग सी पे जाएंगे. सो उसके बाद उसके बाजू में जो बॉक्स है देयर वी हैव प्रोवाइडेड एड्रेस ऑफ डी. एंड अब डी के आगे अभी और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नल लिखेंगे. मतलब दिस इज द लास्ट लिंक, दिस इज द लास्ट फाइल और अ डेटा इन आवर सीक्वेंस ऑफ लिंक लिस्ट. ओके, सो यहाँ पे एज यू कैन सी नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बोला है देखो. The link array or linked list is linear data structure. Now remember, data structure means an algorithm. ठीक है. To properly structure out the data or pages or anything, we required some or the other algorithm or a simple logic. So unlike array, linked list elements are not stored in a contiguous location. The elements are linked using a pointer. So ये जो arrow जो है, this arrow is a pointer which points to a memory location of B. Then when we are at B and we have again a pointer, with B, and this pointer will point to memory location of C. So this is how we are linking each and everything together. Now as you can see, we are on this website. ठीक है. इसके पहले we were on some video, एंड उसके पहले अगेन वी वेर ऑन अ वेबसाइट. सो अब देखो कि the thing which I am discussing from this website right now, the address of this is not mentioned on your notes. So मैंने क्या किया है, I have individually linked it for a better interpretation, for a better execution. मैं डायरेक्टली वो नोट्स में से भी मैं आपको पढ़ा सकता था ना वो, लेकिन मैंने क्या किया, फॉर अ बेटर इंटरप्रिटेशन और फॉर अ बेटर एग्जीक्यूशन आई हैव शेयर्ड दिस पार्ट विद यू. सो उसमें क्या किया, वी हैव ऐड सम डेटा, then the address. So address में I have added or I have allocated some websites address. Then हम लोग उस पे जा रहे हैं, कुछ डेटा एग्जीक्यूट करेंगे. Then again I will put a address of our notes. So we'll once we are done with this websites discussion, then we'll again go back to our original notes. देन उसके बाद वापस हम लोग अपने वेबसाइट पे आएंगे, या वापस हम लोग कोई वीडियो पे आएंगे, विल डिस्कस समथिंग एंड अगेन बैक टू नोट्स. एंड लास्ट में नोट्स हो गया हम लोगों का. देन नल, मतलब नाउ वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. दिस इज द लास्ट पार्ट नोट्स पे एंड वी आर डन विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. सो दिस इज हाउ लिंक लिस्ट गोज ऑन. अब यहाँ पे आपको बोला क्या है, व्हाई डू वी रिक्वायर दिस लिंक लिस्ट. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एरे कैन बी यूज्ड टू स्टोर लीनियर डेटा. अब एरे क्या होता है, सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज होता है. लाइक अगर मैं बोलूंगा we have created an array of students SAP ID और roll number. तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी रोल नंबर्स रहेंगे ना वो सीक्वेंस में रहेंगे, जैसे A01 02 03 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट गोज ऑन लाइक 50 60 जितने भी स्टूडेंट्स हैं. बट एरे हैव सम फॉलोइंग लिमिटेशंस. अब एरे और लिंक लिस्ट में फर्क क्या है, यहाँ पे भी देखो वी हैव एरे, मतलब वी हैव कलेक्शन ऑफ अ डेटा, एंड उसके साथ में नेक्स्ट पॉइंटर हम लोगों ने अलोकेट किया हुआ है, जिसमें आपको आपका डेटा जो है वो ए वाला डेटा मिल गया, अभी बी वाले का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है. देन बी वाला मिला तो सी वाले का एड्रेस यहाँ पे लिखा है, सी मिला तो डी का एड्रेस यहाँ पे लिखा है. मतलब वी हैव कलेक्शन हियर एज वेल. एंड जब अगर हम लोग एरे की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ऐसा कोई ना कोई कलेक्शन होता है, लेकिन एरे के अंदर जो कलेक्शन होगा वो एक सीक्वेंस में होगा. लाइक द स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 2 3 4, वो कलेक्शन आएगा, वो एक सीक्वेंस में हम लोगों को मिला हुआ है. ऐसा नहीं होगा कि हम लोग के पास एक एरे जो है रोल नंबर का, उसमें फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू एफ आई, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स बिलोंग टू एस वाई, देन नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू बी कॉम और उसके फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स है, देन नेक्स्ट 10 स्टूडेंट बिलोंग्स टू जूनियर कॉलेज. ऐसा नहीं होगा, बट दैट इज पॉसिबल हियर in linked list, where I say we have some event where we have some students from FI, then some students from SY, and some students from junior college, है ना, for different categories of an event, not for same. मैं अगर array बनाऊंगा, so I have created array for FI BSc IT SEM 2, एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे वी हैव ओनली दो स्टूडेंट्स और रोल नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स विच बिलोंग टू FIBACIT NM कॉलेज SEM 2. Okay, we don't have any students entered there from SY or a TY.
not from BSCIT or from any other field. But when we talk about events, so we might be having some indoor events, some outdoor events, some singing, dancing, कोई भी अलग अलग activities हो सकता है. Now there might be a grouping of students from different streams as well, जो एक साथ आके कोई एक इवेंट परफॉर्म या कोई एक टास्क परफॉर्म करने की ट्राई कर रहे हैं. So at that point of time, to represent that grouping, we required a linked list. कि we have total 4 member in one group where first belongs to FIBACIT. So उसका हम लोगों ने डेटा रखा है कि okay, this is the name, email ID, mobile number. Next we have one student from BMM. So वो SYBMM से है तो उसका हम लोगों ने डेटा रखा है. Then next जो इसका participant है that is from BCom, उसका हम लोगों ने डिटेल दिया. And next is from let's suppose TYBSCIT. So उसका हम लोगों ने डेटा रखा है. Now this is the last member of our group. We don't have any other members as such. So इसके आगे कोई एड्रेस नहीं होगा. Now the address is blank. That means this is the last member of our dance group. So that is the main difference between array and linked list. So as you can see, array can be used to store linear data of similar type, but array has the following limitation. Size of the array is fixed, which is always I mean आप आगे अगर कभी पढ़ेंगे, we have 2-dimensional, 3-dimensional arrays and everything. वो बाद में देखेंगे हम लोग. So we must know the upper limit of the number of elements in advance when we talk about array. So जैसे I say कि if we are storing as per the Mumbai University rule, in one class we can allot maximum 60 students only. So मेरा जो array का size होगा वो भी कितना है? Just for an example 60 का है. उसके ऊपर अगर students जा रहे हैं, then we'll be having two classes, division A and division B. So suppose if we have 100 students, then we'll divide those students into two divisions. Division A 50 and division 2 में rest 50 will be there. So in array we have this limitation, but this is not compulsory for an event. Getting on event, university cannot set up some or the other rules. There might be chance that we have 60 students who are participating in different activities of our event, or there might be 100 or 200 students who are participating in that event at for different small activities. So वो टाइम पे यहाँ पे array के अंदर we store data in a sequential manner. At same point of time there is an upper limit in an array which is not there in with when we talk about the linked list. So generally allocated memory is equal to the upper limit irrespective of the usage. So जैसे आप देखो कि अगर हम लोग FIBACIT में we have suppose 50 students only, but still the seats reserved for 60 students. So if few more students comes after the admission process, still we can allow them, क्योंकि हम लोग के पास अभी भी 10 सीट्स जो है वो खाली है ना. नॉर्मल कॉलेज का यही कंसेप्ट होता है. हाँ, बट इफ वंस द लिमिट एक्सीड्स देन हम लोग वहां पे और किसी को नए को अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग के पास स्पेस ही नहीं बचा ना. अपर लिमिट फुल हो गया है. गेटिंग मैंने क्या बोला? 60 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है ना. 60 स्टूडेंट्स आर अलाउड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड. नाउ वी हैव एडमिटेड सपोज 55 स्टूडेंट्स. सो अभी आपके पास कितने सीट्स बच गए? 5 बच गए. सो इफ एनीवन कम्स आफ्टर दिस एलोकेशन, स्टिल वी कैन अपॉइंट और वी कैन असाइन वन सीट टू दैट स्टूडेंट. लेकिन वो कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा. So inserting new element in an array is expensive because the room has to be created for the new element, and to create the room existing element have to be shifted. अब ये बहुत ज़रूरी है. कभी कभी क्या होगा कि हम लोगों ने एक पूरा क्लास बना लिया, सब सारे सेटअप कर लिए, उनको सैप आईडी जनरेट हो गया, हम लोगों ने MS टीम के डिटेल दे दिए, उनका एग्जाम आईडीज क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया. अब उसके बाद अभी रह रहे कि अगर एक न्यू एडमिशन अगर आता है तो क्या करना पड़ेगा? एक नया सैप आईडी जनरेट होगा, वापस उसको एक नया रोल नंबर हम लोग असाइन करेंगे, उसको वापस MS टीम का एक्सेस देना पड़ेगा, एग्जाम के डिटेल्स उसके बनेंगे, अगर बाकी सारे प्रोसेस चलेंगे. सो यहाँ पे वही है, हम लोग के पास स्टार्टिंग में 55 स्टूडेंट्स ही थे, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरा सेटअप किया था.
हम लोग के प्रैक्टिकल्स के बैच भी हम लोगों ने उसी के हिसाब से डिवाइड किए थे। अब जब अगर 2-3 स्टूडेंट्स आ गए तो आपको प्रैक्टिकल का बैच भी थोड़ा रीशफल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, एक बैच में कम स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एक बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे वही दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन द सिस्टम इफ यू मेंटेन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आईडीज इन एन एरे। सो आपके पास यहाँ पे सारे आईडीज है जितने टोटल स्टूडेंट्स है नाउ, and if we want to insert a new id 105, then to maintain the sorted order we have to move all the elements after 1000। सो अब मुझे क्या करना है, 1005 को ऐड करना है। सो वो कहाँ पे आ पाएगा, यहाँ पे ही आ पाएगा, है ना। तो आप समझो कि अगर मैं जो भी स्टूडेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, जैसे हम लोग 10th में होता है ना हम लोगों का, कि आप जो स्टूडेंट्स को जो सीट नंबर हॉल टिकट के ऊपर जो सीट नंबर्स अलोकेट होते हैं, दोज आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन देयर सरनेम या फिर नेम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अगर आप स्कूल में भले आपका रोल नंबर जो है वो लास्ट है, बट एलोकेशन जो होगा एग्जाम में वो तो आपके सरनेम या आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर लिखा उसके बेस पे होगा। सो यहाँ पे वही दिया है। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपको 1000 अगर ऐड करना है ऊपर के एरे में, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये आगे के जो सारे सीट नंबर सारे स्टूडेंट्स जो है उनके सीट नंबर जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे मूव होगा, राइट, तब जाके वहां पे प्लेस खाली होगा। सो डिलीशन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव विथ एन एरे until unless some special techniques are used. For example, to delete 101 ID, everything after 101 has to be moved। सो अगर यहाँ पे अब देखो हम लोग न्यू एडमिशन की बात नहीं कर रहे, बट अगर यहाँ से एक स्टूडेंट ही कैंसिल हो गया, एडमिशन कैंसिल हो गया, तो क्या होगा नाउ, अगर ये एडमिशन कैंसिल हो गया, दिस रोल नंबर इज वेकेंट नाउ, तो 105 जो है 1050 कहाँ पे आ जाएगा, 1010 पे। 2000 कहाँ पे आएगा, 1050 पे। एंड 2040 कहाँ पे आएगा, 2000 पे आएगा, है ना। तो सब आगे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज अगर हम लोग आगे शिफ्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ब्लैंक नंबर है उसका भी रिजल्ट जनरेट हो सकता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। एडवांटेज ओवर एरे जो हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है, वी हैव अ डायनेमिक साइज, आप चाहिए उतने ज्यादा एलिमेंट्स भी रख सकते हैं, चाहिए तो कम एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। इजी इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड हियर। सो जैसे अगर मैंने बोला है वी हैव दिस लिस्ट, बराबर है, एंड सडनली वी हैव एडेड अ न्यू मेंबर इन आवर डांस ग्रुप। सो आई कैन इजीली, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये नेक्स्ट में मैंने जो बी का एड्रेस रखा हुआ है ना, उसके जगह पे मैं यहाँ पे जेड का एड्रेस डाल दूंगा। दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू जेड, और जेड के आगे फिर मैं बी का एड्रेस डालूंगा, देन जेड विल पॉइंट टू बी एंड बी विल पॉइंट टू सी एंड सी विल पॉइंट टू डी। सो बीच में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, और आई कैन ऐड एट द एंड एज वेल कि डी का ये जो एड्रेस वाला लोकेशन जो नल है फिलहाल, इंस्टेड ऑफ नल आई जस्ट पुट अप द एड्रेस ऑफ जेड, है ना, एंड जेड के आगे आई कैन पुट अप द एड्रेस ऑफ वाई, वाई के आगे पुट अप द एड्रेस ऑफ एक्स, ये सेम पैटर्न चल सकता है। सो दैट इज द एडवांटेज। सो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, ईच नोड इन अ लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू पार्ट्स। एक में डेटा होगा, एक में पॉइंटर होगा, जो ऊपर हम लोगों ने देखा है ना। पॉइंटर मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस बताएगा ना, उसको पॉइंट आउट करेगा। सो इन सी प्रोग्राम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो यहाँ पे देखो ये स्टार जो होता है एस्ट्रिक मार्क, दैट इज द पॉइंटर जो आपको नेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंट करता है। अब ये हम लोग को प्रोग्राम नहीं देखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें ये एक सेकेंड, ओके, ये प्रोग्रामिंग वे में डाल दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जो करते हैं वो सेम प्रोग्रामिंग वे में ऐड किया है। सो विल गो बैक टू आवर नोट्स नाउ। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, उसके बाद इफ वी आर एट दिस, सो अब देखो वो सेम जो हम लोगों ने नोट्स में किया है ना, वो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास क्या है, एक तो कंटिन्यूअस एलोकेशन रहेगा, लिंक लिस्ट एलोकेशन रहेगा, एंड इंडेक्स नोड्स रहेंगे। तीन टाइप रहेंगे जब हम लोग लिंक कर रहे हैं चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, आई नोड्स, इंडेक्स नोड। सो इंडेक्स नोड को क्या बोला है, ओएस ईच फाइल इज असाइंड एन इंडेक्स नोड। इंडेक्स मतलब मुझे पता है कि ओके चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 यहाँ पे, दैट होल्ड्स द एट्रीब्यूट्स एंड एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक, जहाँ पे ये आपका पेज जो है that contain its data. It is essential break up the FAT file allocation table into bunch of smaller tables. अब फाइल एलोकेशन टेबल दैट इज द, क्या है वो, फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सुना है ना। जैसे हम लोग हर किसी का एक मदर टंग होता है, जैसे मेरा मदर टंग गुजराती है, आपका मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, तमिल, तेलुगु,
कोई भी एक मदर टंग हो सकता है, राइट? So but still, if we are in Mumbai, we can easily understand, or we can speak Hindi, Marathi, English, any other languages जो प्लेस पे हम लोग बिलोंग कर रहे हैं. सो अब आपको क्या बोला है कि जो आपका डेटा भी जो आ रहा है, उसमें आपने फाइल एलोकेशन टेबल, दैट इज द फाइल सिस्टम वी हैव यूज्ड. FAT32, FAT16 आपने सुना रहेगा. दैट इज द फाइल सिस्टम, दैट इज द लैंग्वेज इन विच विंडोज कैन राइट, रीड and execute their files. So suppose if I say my mother tongue is Gujarati, so I can read, write things in Gujarati, as well as English is the second language. So same way आप देखो कि विंडोज को भी 2-3 लैंग्वेज आता है, एक नहीं आता है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रीड एंड राइट डेटा in what we say in FAT32, FAT16, NTFS way. NTFS, new technology file system. So file systems basically क्या होता है? It is the pattern in which whenever I create a file, your operating system will write down those files in that format. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ open, okay, I'll just explain you some, I'll just point out, I'll just highlight few points from our notes, and you supposed to note it down those points. So how we are going to note down those points? The standard language which we are using. So the standard language which we are using right now is English. So if I ask you to note down few points, you will be noting down those points in English only, है ना? It doesn't matter कि मेरा जो मदर टंग है वो हिंदी, मराठी, गुजराती क्या है, लेकिन आप जो नोट डाउन करेंगे, इफ आई आस्क यू टू प्रोवाइड वन आंसर टू मी, आप क्या करेंगे? उसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, राइट? अब अगर मैं आपको कुछ हिंदी में भी बता रहा हूँ, सो आप उसको वापस इंटरप्रेट करके यू आर गोइंग टू नोट इट डाउन इन योर नोट्स इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश ओनली. सो इसका मतलब क्या है? आई हैव प्रोवाइडेड सम डेटा टू यू इन हिंदी एंड यू हैव ट्रांसलेटेड दैट डेटा इनटू इंग्लिश एंड नोटेड डाउन इन योर नोट्स. सो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऐसे ही जो हम लोग के डेटा जो होता है ना, उसको फाइल एलोकेशन टेबल में बंच ऑफ स्मॉल टेबल्स में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. बंच ऑफ स्मॉल टेबल मतलब आई हैव प्रोवाइडेड यू अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का नोट्स. अब उसमें से आपके पास वी हैव डिवाइडेड दोज नोट्स इनटू अ स्मॉलर टेबल, लेक्चर बाय लेक्चर, क्योंकि इन फर्स्ट लेक्चर वी आर डन विद दिस, और उसका हम लोगों ने कुछ ये नोटिफिकेशन किया. Then in lecture 2 we have defined some other things. In lecture 3 we have defined some other things. So इसके हिसाब से आपने क्या किया? स्मॉलर ब्लॉक्स में वो टेबल को डिवाइड किया. एंड ये सब हम लोग नोटिफाई कैसे कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नोट, जहाँ पे मैंने बताया कि ओके लेक्चर 1 हैपन ऑन दिस डेट, उसके ये वाले फाइल है. लेक्चर 2 उसके ये वाले फाइल्स या डेटा है ना? सो फॉर फाइल करेंटली ओपन नीड टू बी इन मेमोरी. तो फाइल एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा? फाइल नेम, इट्स एक्सटेंशन. ओके, लेट्स हैव अ लुक. फाइल एट्रीब्यूट्स क्या रहता है? अगर मैं कोई भी एक फाइल अगर देखता हूँ तो उसके फाइल एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे वो हम लोग समझते हैं सबसे पहले तो. ओके, तो आई जस्ट शेयर फाइल एट्रीब्यूट्स विद यू. लेट्स सपोज दिस इज आवर फाइल, ये हम लोग का अटेंडेंस फाइल है. अब अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ओके, सो यहाँ पे देखो आपको फाइल एट्रीब्यूट्स क्या दिख रहे हैं. if you can just note it down, what are the file attributes? Type of file क्या है? We have CSV type of a file. We are using Excel 2016, that's an application for this. Then next file attribute क्या है? Location of our file, size of our file. अब ये देखो size of file क्या है? This many bytes, and size on disk is 8 KB. मतलब right hello now, sir, yes, sorry to okay, interrupt, but I cannot see the yeah, sorry, properties. yeah. Okay, so I hope now this information is visible to everyone, है ना? So यहाँ पे देखो हम लोग के Yes. पास डिटेल है. हाँ, so we have detail, properties and values of this. So ये properties and values में क्या बोला है? First we have name of this file, type of file, कि आपका एक्सेल का फाइल है, CSV है, कौन सा है, फोल्डर लोकेशन, साइज ऑफ दैट फाइल, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट फाइल, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट फाइल, है ना?
एट्रीब्यूट, ओनर कौन है, कंप्यूटर लोकेशन कौन सा है, देन सिक्योरिटी फीचर्स इफ आर देयर एनी, कौन से रहेंगे वो, प्रीवियस वर्जन कौन सा था वो, सो वी हैव नॉट यूज्ड एनी प्रीवियस वर्जन। जनरली आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जनरली आपको क्या बोला है, वी हैव CSV एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल, देन राइट नाउ आई एम यूजिंग MS Excel, that is Microsoft Office का MS Excel I am using to open this file, location, size, actual size, and right now on the disk it is occupying a bit more size because I am trying to access some attributes of this file as well, and that's why it is using something more. Then date of creation, date of modified, and date of access. Okay, and then if I want, I can add some advanced attribute as well, that is read only. Yeah, I can hide this file and some other things are provided here. So उसके बेस के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, these are our file attributes, and उसके हिसाब से अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोग का जो फाइल है वो काफी बड़ा है, सो उसका डिस्क पे ब्लॉक 1 कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है वो आएगा, ब्लॉक 2 कहाँ पे है, ब्लॉक 3 कहाँ पे है। सो यहाँ पे ये फाइल एट्रीब्यूट में हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया, डेट ऑफ क्रिएशन, साइज ऑफ दैट फाइल, द एप्लीकेशन विच वी आर यूजिंग टू गेट द एक्सेस ऑफ द डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन दैट फाइल, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो उसके हिसाब से देन आपके अलग अलग जो ब्लॉक्स है, सो वन फाइल इज बेसिकली डिवाइडेड इन सपोज दिस मेनी पार्ट्स, ओके, बिकॉज वो बहुत बड़ा फाइल है। अभी मैंने आपको जो बताया वो तो बहुत एक छोटा सा केबीज में था उसका साइज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट फाइल्स, सो इट माइट बी ऑफ सपोज 100 MB। सो वो टाइम पे क्या होगा, वो एक साथ सारे फाइल्स आपके स्टोर नहीं हो सकते, तो वो फिर अलग अलग लोकेशन पे स्टोर रहेंगे, है ना। सो एड्रेस ऑफ डिस्क ब्लॉक 0, 1, 2, 3 ऐसे आपका फाइल जो है वो 0 to 7 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, मतलब टोटल वी हैव सपोज 8 ब्लॉक्स हियर, एंड ये 8 ब्लॉक्स हर एक कौन से अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है ना, उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। सो सपोज इफ आई एम एट ब्लॉक 0, देन आई कैन गेट द एड्रेस ऑफ ब्लॉक 1, कहाँ पे हार्ड डिस्क के कौन से मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर्ड है, एंड वैसे ही हम लोग सारे 8 ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन रखेंगे। एंड देन वी हैव एड्रेस ब्लॉक पॉइंटर, मतलब विच इज पॉइंटिंग टू द डिस्क ब्लॉक containing additional disk addresses of rest all other blocks, इसको हम लोग इंडेक्स ब्लॉक बोलेंगे। सो जैसे हम लोग के टेक्स्ट बुक में आगे इंडेक्स होता है, तो ये सेम इंडेक्सिंग पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। अब बोला क्या है हम लोग के पास, ये इंडेक्सिंग पैटर्न हम लोगों ने यूनिक्स के टाइम से चालू किया, विच वाज द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल द एट्रीब्यूट्स फॉर द फाइल आर स्टोर्ड इन इंडेक्स नोड एंट्री इटसेल्फ, बाद में वो मेमोरी में लोड होंगे, एंड जब आप फाइल ओपन करेंगे तो आई नोड ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ डायरेक्ट पॉइंटर टू डिस्क ब्लॉक, जहां से ये सारे उसके फाइल के टुकड़े कंबाइन होकर आपको एक कंप्लीट फाइल मिल रहा है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो सेम पैटर्न हम लोगों ने बताया। ये देखो मेरा एक्चुअल फाइल साइज जो है वो 6 KB है, 6.5 KB है, लेकिन डिस्क के ऊपर उसका क्या साइज है, 8 KB है। अब ये 8 KB क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंडेक्स नोड विच इज करेंटली पॉइंटेड, जिसमें ये जो हम लोगों का ये प्रॉपर्टी विंडो है, दिस इज ओपन, ये प्रॉपर्टी विंडो का थोड़ा सा कोई स्पेस जो है ना वो यहाँ पे उसने सपोज ऑक्यूपाई करके रखा है, इंडेक्स नोड, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ओके द लोकेशन, द साइज ऑन डिस्क, डेट ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एक्सेस एंड सम अदर एट्रीब्यूट। सपोज अगर मैं इसको रीड ओनली कर रहा हूँ, हिडन कर रहा हूँ, है ना, सो दिस आर द एट्रीब्यूट्स व्हिच आर स्टोर्ड देयर। एडवांस ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं, उसके अंदर आपको अगर कुछ चाहिए तो आई कैन शेयर दिस फाइल, है ना, डिटेल, सिक्योरिटी, यहाँ पे देखो ये सिक्योरिटी में आई कैन क्लिक ऑन सम द थिंग लाइक फुल कंट्रोल प्रोवाइडेड है, मॉडिफिकेशन अलाउड है, तो ये सारे जो है ना दिस आर द एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे इंडेक्स नोड जो है ना, यहाँ पे ये उसका एड्रेस ब्लॉक्स जो बताएगा और उसके साथ में डिटेल एडिशनल डिस्क एड्रेसेस बताएगा। सपोज अगर मैंने उसको हिडन करके रखा हुआ है, मैंने रीड ओनली किया हुआ है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही दिया है, टिपिकली देयर आर 12 डायरेक्ट पॉइंटर्स इन अ एडिशनल, there are 3 additional indirect pointers रहेंगे, and these pointers are point to further data structures or algorithm which eventually lead to a disk block addresses. The first of this pointer is a
अ सिंगल लेवल ऑफ डायरेक्शंस, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत बार हम लोग एक फाइल में से दूसरे फाइल ओपन करते हैं। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, जहाँ पे हम लोग हमेशा सेम फाइल्स कंटिन्यूअस एक्सेस नहीं करते। देयर माइट बी चांसेस कि आई एम एक्सेसिंग वन फाइल, from there I'll try to access other file, from there I'll try to access some other files. So इससे क्या होगा कि आपका अलग अलग फाइल्स जो है वो साथ में लिंक्ड रहेंगे। Okay, now I'll in a very short way I'll show you one examples linking कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखना हाउ लिंकिंग वर्क्स, और उसमें हम लोग दूसरे जो फाइल्स रहेंगे ना उनके डिटेल्स सेव करेंगे। Okay, so let's suppose I have let's suppose I have this files with me. Okay, now as you can see यहाँ पे देखो ये लिंक किया हुआ है मैंने। This is the presentation. Okay, ये एक presentation है, this is one file. Now when I click on this location, okay, कोई दूसरा presentation चालू हो गया। When I again end this presentation, I'm back to my original file. Then again if I click on this, कोई दूसरा presentation चालू हो गया, देखो again back to this, again I'm on this file, again कोई दूसरा presentation चालू हो गया, again back to the original index file, then again from index file I can go back to some other locations, है ना, कोई दूसरा locations, कोई दूसरे pages चालू हो गए, again come to the previous one, and when I again click on this file, क्या हुआ, दूसरे pages, दूसरे जो presentations है वो चालू हो गए, then again back to index, again दूसरे प्रेजेंटेशन चालू हुए, है ना, एंड नाउ लेट्स सपोज आई एम ऑन नेक्स्ट पेज, अगेन नेक्स्ट, वापस यहाँ पे आ गया, अगेन यहाँ पे मैं दूसरे प्रेजेंटेशन पे गया, अगेन बैक टू द ओरिजिनल वन, देन अगेन आई एम हियर, है ना, कोई नए प्रेजेंटेशन आपके चालू हो गए, बैक टू दिस, देन सेम वे। अब देखो मेरे पास स्टार्टिंग में I have only this many pages, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है, I have only 7 main pages, और उसमें इंडेक्स में बहुत सारे दूसरे पेजेस आर लिंक्ड विद दिस, गेटिंग, सो वी हैव ओनली 7 पेजेस और उसके साथ में बाकी के बहुत सारे लिंक किए हुए हैं हम लोगों ने। सो वो क्या हो गया कि हम लोग सारे पेजेस एक साथ नहीं रख सकते। अब उसका जरूरत क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, मुझे बार बार वो सारे पेजेस इंडिविजुअली ओपन नहीं करने पड़ेंगे, है ना। अभी अगर मैं ये पैटर्न जो है वो अगर फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा ड्रॉबैक क्या होगा कि इंडिविजुअली मुझे हर एक प्रेजेंटेशन अलग अलग चालू करना पड़ेगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक हियर, वो प्रेजेंटेशन चालू हो गया, आई विल एंड दिस प्रेजेंटेशन, आई एम अगेन बैक टू द मेन इंडेक्स पेज, अगेन ये आपका प्रेजेंटेशन चालू हो गया, बैक टू द ओरिजिनल पेज, अगेन प्रेजेंटेशन, अगेन बैक, प्रेजेंटेशन, अगेन बैक। सो दिस इज द लिंकिंग, ठीक है, वेयर आई हैव लिंक्ड सो मेनी अदर थिंग्स विथ वन फाइल इटसेल्फ, अगेन बैक टू द सेम विंडो, अगेन लिंकिंग, है ना, अगेन बैक टू द सेम विंडो, देन गो टू नेक्स्ट वन, क्लिक हियर, लिंक किया, back to again here, है ना। so this way I can easily link multiple things, और ये आपका blocks है, this is the blocks और this is the index node which I was talking about। so link list में यही होगा, देखो पॉइंटर दिया है, so link list allocation में क्या बोला है, this approach of blocks a file could be represented using linked list, only need is the address of the first block, then the file occupies, each block of file contains not only data but also the pointer to the next block। so यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंटर है, ये आपका फाइल डिटेल आ गया, अगेन पॉइंटर आया, अगेन फाइल डिटेल आया, दिस प्रोसेस गोज ऑन। सो यहाँ पे आपको वही बताया, इन दिस मेथड फाइल ग्रोथ एंड श्रिंकेज एंड डिलीशन डज नॉट लीड टू एक्सटर्नल डिस्क फ्रेगमेंटेशन। मतलब अभी जैसे मैंने आपको वो पीपीटी प्रेजेंटेशन बताया, इसमें से अगर मैं कोई एक पीपीटी प्रेजेंटेशन हटा भी देता हूँ, ठीक है, इसमें से अगर मैं कोई एक पीपीटी प्रेजेंटेशन इफ आई ट्राई टू डिलीट दिस, स्टिल मेरे मेमोरी में कहीं पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, एक मैंने डिलीट कर दिया बट स्टिल द थिंग रिमेन्स द सेम,
गेटिंग? सो ये आपका सेम बेनिफिट होगा यहाँ पे, और दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ये सेम वे में ऐसे लिंक लिस्ट में वर्ड में भी बना सकता हूँ, जो हम लोगों का पीडीएफ फाइल है उसमें भी बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट एट अदर प्लेसेस इज वेल। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको वही सेम चीज दिया है, तो ओनली नीड इज टू स्टोर द फर्स्ट ब्लॉक इन द डायरेक्ट एंट्री। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक मतलब मेरा जो इंडेक्स फाइल है, दिस इज माई इंडेक्स फाइल। दिस इज माई इंडेक्स फाइल। अब ये जो इंडेक्स फाइल है ना, ये मेमोरी में स्टोर्ड है। उसके बाद अभी मैं किस पे क्लिक करूंगा, उसके हिसाब से पॉइंटर विल गेट दोज थिंग्स ओके इन द मेमोरी, है ना। सो वी हैव सम इंडेक्स फाइल, और उसके बाद में वो दूसरे फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। उनको मैं अलग से स्टोर नहीं कर रहा हूं, उनको जब जरूरत रहेगा तब मैं कॉल कर रहा हूं, वो यहाँ पे बता रहे। सो सिक्वेंशियल एक्सेस इज स्टिल रीजनेबली गुड व्हेन वी टॉक अबाउट लिंक लिस्ट पैटर्न, and this method is has a advantage. This approach randomly access is very slow, then space is lost within each block due to the pointer. सो क्या होगा, बार बार पॉइंटर जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्व रखना पड़ेगा। दिस डज नॉट अलाउ नंबर ऑफ बाइट्स टू द पावर ऑफ 2। दिस इज नॉट द सीरियस बट डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी कुड बी अ प्रॉब्लम। कभी कभी अगर मैं कोई बहुत बड़ा फाइल ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ, इट माइट टेक अ टाइम, है ना। एंड कभी ऐसा हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे दूसरे प्रेजेंटेशन, ओरिजिनल प्रेजेंटेशन के साथ में लिंक किए, अब वो अगर वहां से मिस आउट हो गए या उसका लोकेशन चेंज हो गया, सो ब्लॉक पॉइंटर विल गेट करप्ट। सिंपल है। सो दैट्स वन थिंग। एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंटिन्यूअस अलोकेशन। सो बहुत सिंपल है। कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या दिया है ये देखो, वी हैव वन फाइल, उसके 4 ब्लॉक है, देन फाइल बी उसके 3 ब्लॉक है, देन फाइल सी है उसके 6 ब्लॉक्स है, फाइल डी अगेन उसके कुछ ब्लॉक्स है, देन वी हैव फाइल ई उसके कोई ब्लॉक्स है, एफ है, देन अगेन जी है। सो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस एलोकेशन हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ द डिस्क स्पेस फॉर 7 एंड द स्टेट ऑफ द डिस्क आफ्टर फाइल डी एंड एफ हैज बीन रिमूव्ड। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, देखो वी हैव फाइल डी, जैसे यहाँ पे आपके पास, तो फाइल डी जो अगर हम लोगों ने बीच में से रिमूव किया तो इतने ब्लॉक्स जो आपके यहाँ पे फ्री हो गए। एंड अगर मैंने फाइल एफ अगर यहाँ से रिमूव किया तो उसके ये 6 ब्लॉक्स जो है वो क्या हो गया, रिमूव, वो फाइल डिलीट हो गया, एंड दिस 6 ब्लॉक्स एंड दिस 5 ब्लॉक्स आर फ्री नाउ, दिस 2। तो ये दो अगर फ्री हो गए, बीच में से फ्री हो गए, और बाकी जगह पे अभी भी मेरे फाइल्स जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड ही है। सो कंटिन्यूअस एलोकेशन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, गेटिंग। सो उससे क्या होगा कि बीच बीच में मेरे जो फाइल्स है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई एक फाइल्स मैंने बनाया, बराबर है, तो फाइल मैंने डी वाला यहाँ पे ऐड किया है और एफ वाला यहाँ पे ऐड किया, और उसके आगे वापस ए बी सी ई एन जी, दिस फाइल्स आर ऑलरेडी देयर इन द मेमोरी। सडनली आई हैव डिलीटेड 2 फाइल्स डी एंड एफ फाइल, बराबर है, एंड उसके ये ब्लॉक्स जो है वो खाली हो गए। सो अब ये जो ब्लॉक्स जो खाली हुए हैं, हियर वी हैव 6 ब्लॉक्स एंड हियर वी हैव 5 ब्लॉक्स अवेलेबल। अब कोई एक दूसरा फाइल अगर ये साइज का आएगा तो ही तो ये ब्लॉक ऑक्यूपाई हो सकते हैं, अदरवाइज अगर मेरा कोई एक फाइल है विच रिक्वायर्ड्स 10 ब्लॉक्स और उसको अगर मैं 6 ब्लॉक वाले पे डालूंगा, इट वोंट वर्क देयर। सो सेम पॉइंट्स यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है। The simplest allocation scheme is to store each file as a contiguous run of disk blocks. Thus, the disk block with 1 KB block, 50 KB file which allocated 50 consecutive blocks, है ना। Then यहाँ पे वही सेम बोला है। अब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया ना, contiguous disk block allocation has 2 significant advantage. But first, it is simple to implement because keeping the track of this file blocks are is reduced to remember 2 numbers. आपको इंडेक्स नोड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बाजू बाजू में ही सारी चीजें वहां पे स्टोर्ड है ना। तो पॉइंटर अलग से, इंडेक्स नहीं पॉइंटर अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, सब कुछ बाजू बाजू में है तो दूर से कहीं पे कुछ लाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, the situation with DVD is more complicated. In a principle 90 minutes movie could be encoded as a single file length. तो अब यहाँ पे देखो
कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा फाइल अगर सेव करना है तो उतने सारे ब्लॉक्स एक साथ अगर अवेलेबल रहेंगे तो ही मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो क्या होगा, वो एक मूवी साथ में यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता, देन हम लोग और कहीं पे वो स्पेस फाइंड आउट करेंगे, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस आर द सम डिसएडवांटेज। ओके, अब उसके आगे नेक्स्ट जो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आज नहीं करा रहा हूँ। एनीवन, एनी डाउट्स, लेट मी नो। आज जो भी सिखाया वो क्लियर है सबको? मैंने आज कुछ नए ज्यादा चीजें कुछ नहीं बताया, हम लोगों ने बहुत सिंपल चीजें आज डिस्कस की है। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? डाउट है किसी को? जाग रहे हो? नो सर। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ दो ही आवाज आया है गाइस, F5s। एनी डाउट्स? हेलो? ओके, चलो, सो ओके, ठीक है। सो